जो बाइडेन को अंतिम क्षणों में चुनावी दौड़ से बाहर कर दिया गया। एक गोली ट्रंप के कान को छूकर निकल गई और चमत्कार से उनकी जान बच गई। एक बहस के दौरान ट्रंप ने इस बात पर चर्चा की कि क्या इमिग्रेंट्स बिल्ली खाते हैं और कमला हैरिस के पिता मार्क्सवादी है। ये चुनाव वास्तव में एक शो जैसा रहा और हर शो का एक अंत होता है। अमेरिका ने स्पष्ट और बुलंद आवाज में अपनी बात कह दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव जीत लिया है और वो 20 जनवरी को ओवल ऑफिस में लौटेंगे। अब इस लंबे इलेक्शन कैंपेन और इंटेंस कंपटीशन के बाद वो समय शुरू होता है जिसे ट्रांजिशन पीरियड के रूप में जाना जाता है। लेकिन इस बार ये बिल्कुल शांत नहीं होगा। इस समय ओवल ऑफिस एक हवाई जहाज के कॉकपिट जैसा है जो बड़े तूफान से गुजर रहा है। गाजा में बंधक, इजराइल का युद्ध, ताइवान के प्रति चीन की लगातार धमकियां और निश्चित रूप से यूक्रेन का युद्ध। आने वाले महीनों में बाइडेन प्रशासन और नए राष्ट्रपति की टीम को कोई आराम नहीं मिलेगा। लेकिन इन सभी खुले संघर्षों में यूक्रेन की स्थिति सबसे नाजुक और हताशाजनक है। यूक्रेन और उसके राष्ट्रपति जेलेंस्की का भविष्य आखिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के हाथों में है और अब ट्रंप के चुनाव के साथ ही अनिश्चितता के बादल छा गए हैं। ट्रंप ने वादा किया है कि वो यूक्रेन में युद्ध को तुरंत समाप्त करेंगे। ट्रंप ने कहा, जब मैं कहता हूं कि मैं इसे समाप्त करूंगा तो मैं बहुत जल्द ही एक समझौता करूंगा। मुझे दोनों पक्षों के लोगों को पता है और मैं इसे बहुत जल्दी कर सकता हूं। आप केवल राष्ट्रपति के माध्यम से ही ये कर सकते हैं क्योंकि आप आने जाने वाले पैसों को नियंत्रित कर सकते हैं। मैं 24 घंटों के अंदर ये समझौता कर लूंगा। ये वो वादा है जिसे ट्रंप ने हाल ही के महीनों में बार बार दोहराया है। लेकिन ये जानने के लिए कि ये वादा किस तरह पूरा किया जा सकता है, किसी को दूरदर्शी या भू राजनीतिक विशेषज्ञ होने की आवश्यकता नहीं है। ये केवल एक बहुत भारी कीमत चुकाकर ही संभव हो सकता है। रूस को उसकी मांग से अधिक देना और यूक्रेनी सरकार को एक अनकंफर्टेबल पोजीशन में डालना। एक ऐसी सरकार जो रूस को अपनी भूमि का हिस्सा देने या अस्थायी शांति समझौते के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि इससे रूस को दोबारा आक्रमण की तैयारी का मौका मिल जाएगा। जेलेंस्की ने ट्रंप की शांति योजना पर कहा, कोई भी यूक्रेन को शांति के लिए अपनी भूमि छोड़ने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। अगर दुनिया में कोई एक व्यक्ति है और वो डोनाल्ड ट्रंप है जो 24 घंटे में युद्ध रोक सकते हैं, तो सवाल यह है कि इसकी कीमत क्या होगी और इसे कौन चुकाएगा। ये बात उन्होंने बीबीसी के साथ एक इंटरव्यू में कही। डोनाल्ड ट्रंप के जीत के साथ ही अब ये सवाल उठने लगे हैं कि अब से युद्ध किस दिशा में बढ़ेगा। ट्रंप 24 घंटों में इस संघर्ष को कैसे समाप्त कर सकते हैं और नई अमेरिकी नीति से किसे सबसे अधिक लाभ होगा। हम इन सवालों का जवाब इस वीडियो में देखेंगे। मैं हूं विशाल और ग्लोबल बोल में आपका स्वागत है। सितंबर के अंत में, जैसे कि उन्होंने भविष्य का पूर्वानुमान लगा लिया हो, जेलेंस्की वॉशिंगटन पहुंचे और कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों से मिले। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने जो बाइडेन, कांग्रेस के कई नेता, कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। जेलेंस्की का उद्देश्य अपनी जीत की योजना को प्रस्तुत करना था, एक रणनीति दस्तावेज जो बताता है कि कैसे क्यों मानता है कि वो युद्ध को जीत सकते हैं और इसे प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। जैसा कि आप सब जानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन और जेलेंस्की दोनों की अक्सर आलोचना की है, लेकिन उस समय यूक्रेनी नेता के पास पर्याप्त दूरदर्शिता थी कि वो उम्मीदवारों से मिलने का प्रयास करे, भले ही इसका मतलब ट्रंप से सामना करना हो। एक ऐसे व्यक्ति से जो अक्सर यूक्रेन की आलोचना करता है, रूस के आक्रामक रवैये को सही ठहराता है और पुतिन की प्रशंसा करता है। लेकिन हम ये सब पहले से ही जानते हैं। सवाल यह है कि आखिरकार इस जीत की योजना में क्या है। जेलेंस्की की योजना में सबसे पहली बात यह है कि वो चाहते हैं कि नाटो उसके देश को बिना शर्त निमंत्रण दे, ताकि युद्ध समाप्त होते ही यूक्रेन नाटो गठबंधन में शामिल हो सके। दूसरे शब्दों में, यूक्रेन नाटो से एक बाइंडिंग कमिटमेंट चाहता है। इसके अलावा यूक्रेन अपने रक्षा तंत्र को मजबूत बनाने के लिए अधिक सैन्य उपकरणों की आपूर्ति की मांग कर रहा है, ताकि मॉस्को को किसी भी जीत से रोका जा सके और यूक्रेन कब्जे वाले क्षेत्रों में आगे बढ़ सके। केवल इतना ही नहीं, जेलेंस्की ने यूक्रेन को पश्चिमी देशों के लिए एक प्रकार के आर्सेनल में बदलने का प्रस्ताव भी दिया है, एक आइडियल नॉन न्यूक्लियर अपोनेंट जो रूस के खिलाफ काम करेगा। इसके बदले में यूक्रेन अमेरिकी और यूरोपीय कंपनियों को यूक्रेन के प्रमुख संसाधनों जैसे यूरेनियम, टाइटेनियम, लिथियम, ग्रेफाइट, गैस और अन्य महत्वपूर्ण कच्चे मालों के माइनिंग की अनुमति देने का प्रस्ताव दे रहा है। ये एक समझौता है, आप मुझे हथियार दो और मैं आपको इन महत्वपूर्ण संसाधनों को एक्सप्लॉइट करने का मौका दूंगा। और बस इतना ही नहीं, जेलेंस्की ने अमेरिकी नेताओं को एक और प्रस्ताव दिया। यूक्रेन अब एक सैन्य शक्ति बन गया है। हमारे पास भारी मात्रा में उपकरण है, उभरते हुए गोला बारूद और सैन्य उपकरण उद्योग है और हमारे पास युद्ध का अनुभव रखने वाले हजारों सैनिक हैं। युद्ध के बाद हम इन्हें आपकी सहायता में देने के लिए तैयार है। अगर आप हमारी मदद करते हैं तो यूक्रेन कई यूरोपीय देशों की सुरक्षा का जिम्मा संभाल सकता है।
जिससे आप अपने प्राथमिक लक्ष्य चीन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिकों को मुक्त कर सकते हैं। अगर साझेदार सहमत होते हैं तो हम युद्ध के बाद यूरोप में तैनात कुछ अमेरिकी सशस्त्र बलों की टुकड़ियों को यूक्रेनी सैनिकों से बदलने की योजना बना रहे हैं। दूसरे शब्दों में, यूक्रेन अपनी सेनाओं का उपयोग अमेरिकी सैनिकों की जगह यूरोप में तैनात करने के लिए करेगा और साथ ही अपनी सेना को तैयार रखेगा ताकि अगर कभी भी उन्हें अमेरिकी युद्ध में शामिल होने की आवश्यकता पड़े तो वो तैयार रहे। डोनाल्ड ट्रंप शायद कुछ प्रस्तावों के प्रति उदासीन थे। वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कैंपेन के तहत यूक्रेन को दी जा रही सहायता को एक बड़ी बर्बादी मानते हैं और ट्रंप निश्चित रूप से नाटो जैसी संगठनों के प्रशंसक नहीं हैं। हालांकि जो प्रस्ताव शायद डोनाल्ड ट्रंप के ध्यान को आकर्षित कर सकता है वो है यूक्रेन का उन्हें अपने सबसे मूल्यवान प्राकृतिक संसाधनों तक फ्री और इजी एक्सेस प्रदान करना और साथ ही दुनिया भर में उनके मिशन का समर्थन करने के लिए यूक्रेन के सैनिकों का बड़ी संख्या में शामिल होना। यह शुरू होगा यूरोप में तैनात 1 लाख अमेरिकी सैनिकों में से एक बड़ी संख्या को वापस बुलाने की अनुमति देने से। डोनाल्ड ट्रंप को यह योजना प्रस्तुत करने के बाद ज़ेलेंस्की ने प्रेसिडेंशियल रेस के कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप के साथ कैमरों के सामने एक तस्वीर खिंचवाई और खुले तौर पर ट्रंप के सामने कहा कि वो दोनों चाहेंगे कि यूक्रेन यह युद्ध जीते। यह घटना आपको छोटी दिख सकती है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इसे करेक्ट नहीं किया और यह एक महत्वपूर्ण कदम माना गया क्योंकि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के बीच बहस में ट्रंप से कमला हैरिस ने यह सवाल पूछा था कि क्या वो चाहते हैं कि क्यों मॉस्को को हराए और उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया था। ज़ेलेंस्की सोचते हैं कि यूक्रेन में युद्ध को समाप्त करना आवश्यक है और पुतिन को जीतने नहीं देना चाहिए और यूक्रेन को जीतना चाहिए। ज़ेलेंस्की ने इसे समझदारी से पेश किया, युद्ध को समाप्त करने की आवश्यकता पर सहमति बनाते हुए, लेकिन ये भी जोड़ते हुए कि हम पुतिन को जीतने नहीं दे सकते। शायद इसका कोई मध्य मार्ग हो। सच यह है कि ज़ेलेंस्की के पास ज़्यादा विकल्प नहीं थे, लेकिन वो जो भी कर सकते थे उन्होंने किया। कुछ हफ्तों के बाद ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति को एक आदरणीय नेता के रूप में संबोधित किया, भले ही वो फिर से ज़ेलेंस्की को युद्ध की शुरुआत के लिए दोषी ठहराते रहे। ट्रंप का आरोप है कि ज़ेलेंस्की ने रूस के साथ युद्ध शुरू किया, लेकिन आप जानते हैं ट्रंप का यही तरीका है। बहरहाल ये महत्वपूर्ण है कि ज़ेलेंस्की के पास एक योजना है और ट्रंप की टीम भी एक योजना होने का दावा करती है। इस संदर्भ में ट्रंप के उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने खुलकर बात की। वांस ने कहा कि ट्रंप की योजना में यूक्रेन में युद्ध को समाप्त करने के लिए एक डीमिलिटराइज्ड जोन बनाने का प्रस्ताव हो सकता है, मतलब एक ऐसा जोन जहां किसी भी देश के सैनिक मौजूद नहीं हो। एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में वांस ने यह भी कहा कि शांति समझौते में यूक्रेन को नाटो में शामिल होने से रोकने की शर्त हो सकती है। वांस का कहना है कि अगर हम कभी भी यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने जा रहे हैं तो किसी न किसी स्तर पर हमें यूक्रेन, रूस और हमारे नाटो सहयोगियों के बीच कुछ प्रकार की बातचीत करनी पड़ेगी और ये बस एक आवश्यक हिस्सा है। तो हमारे पास ज़ेलेंस्की की योजना है और ट्रंप की भी योजना है। दोनों योजनाओं में युद्ध को समाप्त करने का विचार है, लेकिन सवाल यह है कि कितनी हद तक ये एक दूसरे से मेल खाती है। यूक्रेन ने मॉस्को के साथ बातचीत करने की बात तब तक नहीं की जब तक उसे एक मजबूत स्थिति नहीं मिल गई थी, लेकिन ऐसा लगता है कि ट्रंप संघर्ष को जितनी जल्दी हो सके समाप्त करना चाहते हैं। तो अमेरिका यूक्रेन और रूस से क्या मांग सकता है? ट्रंप के इरादे यूक्रेन के संदर्भ में अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, लेकिन ज़ेलेंस्की ने उन्हें एक प्रस्ताव दिया है और नए राष्ट्रपति ट्रंप और उनके उपराष्ट्रपति दोनों एक समझौते के जरिए संघर्ष को समाप्त करने के पक्ष में हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह लीक किया है कि ट्रंप की योजना में युद्धों को स्थिर करने के लिए सीमा पर एक डीमिलिटराइज्ड यानी गैर सैनिकी जोन स्थापित करने और भविष्य के हमलों से बचने के लिए यूक्रेन को हथियारों से समर्थन जारी रखने का प्रस्ताव हो सकता है। ये एक कोरियन स्टाइल सॉल्यूशन है, लेकिन कुछ भी अभी तक कंफर्म नहीं है और यही हमें एक सवाल की ओर ले जाता है कि ट्रंप यूक्रेनी प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे या नहीं। हम उनकी स्थिति से क्या उम्मीद कर सकते हैं? डोनाल्ड ट्रंप के यूक्रेन के प्रति कार्यों को समझने या कम से कम अनुमानित करने के लिए हमें सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि उनके विदेश नीति को लागू करने के लिए कौन जिम्मेदार होगा। फिलहाल हम ठीक से ये नहीं जानते, लेकिन हमें जो 3 नाम पता है वो शायद हमें समझने में महत्वपूर्ण हो सकते हैं कि अमेरिका यूरोप में किस भूमिका की तलाश करेगा। अगले 4 वर्षों में यूरोप में अमेरिकी विदेश नीति लागू करने में जिन 3 व्यक्तियों का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है उनमें सबसे पहला नाम एल्ड्रिस कॉल्बी है। वो वर्तमान में ट्रम्पिस्ट विदेश नीति के प्रमुख आर्किटेक्ट के रूप में जाने जाते हैं और ये उम्मीद की जा रही है कि वो नए सरकार में उच्च स्तर पर भूमिका निभाएंगे। 2021 में उन्होंने अपनी किताब द स्ट्रैटेजी ऑफ डिनाइल अमेरिकन डिफेंस इन एन एज ऑफ ग्रेट पावर कॉन्फ्लिक्ट प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने ये वर्णन किया कि उनके अनुसार अमेरिका को दुनिया में किस प्रकार के कार्य करना चाहिए। इस किताब में उन्होंने कुछ अहम संकेत दिए हैं जिन्हें ध्यान से पढ़ने की जरूरत है।
कोल्बी का कहना है कि नाटो को नए देशों को जोड़ने की कोई रणनीतिक आवश्यकता नहीं है। वो मानते हैं कि वॉशिंगटन आसानी से ऐसे देशों को समर्थन दे सकता है जो रक्षा के लिहाज से आसान है, लेकिन जॉर्जिया और यूक्रेन को नाटो में शामिल करने पर सहमति नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों देश रूस के हमले के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है और कोई महत्वपूर्ण लाभ नहीं प्रदान करते। ये वही बात है जो जेडी वेंस ने कई बार कही है और इसे संयोग कहना मुश्किल है। कोल्बी अपनी किताब में यह भी तर्क करते हैं कि नाटो रूस की सैन्य शक्ति से बहुत अधिक शक्तिशाली है और इसलिए पुतिन किसी भी नाटो सदस्य राज्य पर अपनी शक्ति नहीं थोप सकते। उनके अनुसार नाटो का विस्तार करना निरर्थक होगा क्योंकि इसने पहले ही अपनी रणनीतिक भूमिका निभा ली है। यूक्रेन का नाटो सदस्य बनने का कोई लाभ नहीं है क्योंकि मॉस्को पर दबाव पहले ही स्थापित हो चुका है। उनके मुताबिक यूक्रेन के लिए नाटो सदस्यता की मांग समझदारी से बाहर है। ज़ेलेंस्की की योजना का पहला प्रस्ताव जटिल है। कोल्बी ने इसे स्पष्ट रूप से कहा है कि रूस अमेरिका के लिए महज एक ध्यान भटकाने वाला विषय है। ट्रंप के रणनीतिकार के अनुसार अमेरिका को अपनी प्राथमिकता चीन पर केंद्रित करनी चाहिए। यूक्रेन के प्रस्ताव भविष्य के व्हाइट हाउस की योजनाओं के साथ मेल नहीं खाते। लेकिन कोल्बी ही अकेले नहीं हैं जिनकी राय महत्वपूर्ण है। ट्रंप के वरिष्ठ अधिकारियों में से एक और प्रमुख नाम कीथ केलॉग का है, जो पहले राष्ट्रपति के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में कार्य कर चुके हैं। जब नाटो ने जुलाई में वॉशिंगटन में बैठक की थी, केलॉग ने सदस्य देशों के नेताओं से मुलाकात का आयोजन किया था ताकि नए रिश्ते बन सके। इस दौरान यूरोपीय और अमेरिकी मीडिया ने एक सामान्य संदेश की पुष्टि की। ट्रंप हर नाटो कंट्री से अपनी जीडीपी का 2% रक्षा पर खर्चा करने की मांग करेंगे और ये अब यूक्रेन में युद्ध के बाद की नई वास्तविकता में बहुत करीब है। इसी संदर्भ में हम रिक ग्रेनेल को भी पाते हैं, जो पहले ट्रंप के जर्मनी में अमेरिकी राजदूत के रूप में काम कर चुके हैं। इस समय के दौरान ग्रेनेल ने मर्केल को यह धमकी दी थी कि अगर जर्मनी अपनी रक्षा खर्चा बढ़ाता नहीं है तो अमेरिका देश से अपनी सेनाएं हटा लेगा। वास्तव में कई जर्मन सांसदों ने उन्हें निष्कासन की मांग तक कर दी थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि ग्रेनेल के कारण बर्लिन और वॉशिंगटन के बीच के रिश्ते सबसे खराब दौर में थे। ऐसा माना जाता है कि ग्रेनेल और केलॉग यूरोप और व्हाइट हाउस के बीच संबंधों का प्रबंधन करने के लिए जिम्मेदार होंगे और उनका एक स्पष्ट उद्देश्य होगा यूरोपियन नाटो देशों को अपनी जेबें खोलने के लिए मजबूर करना, जिसमें अमेरिकी सैनिकों की तैनाती के लिए भी भुगतान करना शामिल होगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर नई ट्रंप सरकार इतनी अधिक पैसे पर ध्यान केंद्रित कर रही है तो क्या वो वास्तव में यूक्रेन को वित्तीय सहायता देने के लिए तैयार होगी? ट्रंप के सर्कल में इस बारे में संदेह है। कहा जाता है कि यूरोप में किसी भी रक्षा पहल को संसाधन और पैसे की बर्बादी के बराबर माना जाएगा और अगर यूरोपीय देशों को अपनी रक्षा करनी है तो उन्हें इसके लिए खुद भुगतान करना होगा। इसीलिए ज़ेलेंस्की के प्रस्ताव अगर रिजेक्ट हो जाते हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। नए राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले ही एक मौके पर कहा था कि वो रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों को हटाना चाहेंगे ताकि डॉलर को मजबूत किया जा सके। इसका अर्थ यह है कि युद्ध के कारण कई आर्थिक हितों को नुकसान हुआ है और कुछ नए आर्थिक हित भी पैदा हुए हैं। उदाहरण के लिए युद्ध की शुरुआत से अब तक जो अमेरिकी वित्तीय सहायता यूक्रेन को दी गई है उसमें से अधिकांश राशि का उपयोग बड़े अमेरिकी हथियारों के कॉन्ट्रैक्ट्स में किया गया है। सबसे पहले यूक्रेन को सहायता देने से अमेरिकी सैन्य उत्पादन बढ़ रहा है क्योंकि पेंटागन अपने शस्त्रागार को फिर से नवीनीकरण कर रहा है। इस प्रकार जो पैसा यूक्रेन को गया है वो अंततः घरेलू उत्पादन में वापस चला गया है। ट्रंप की योजना में एक और समस्या हो सकती है। जनवरी 20 को ट्रंप व्हाइट हाउस में वापस लौटेंगे और ये सर्दियों के मध्य का समय होगा जब आमतौर पर युद्ध कम आक्रामक और अधिक स्थिर हो जाते हैं। ये युद्ध विराम समझौते की कोशिश करने के लिए एक अच्छा समय हो सकता है। हालांकि एक समस्या है, ट्रंप पहले ही जान चुके हैं कि रूस युद्ध को रोकने के लिए क्या शर्तें रखेगा। यूक्रेन को नाटो सदस्यता से हाथ धोना होगा और कब्जे वाले क्षेत्रों से अपनी सेनाएं वापस लेनी होगी। इन शर्तों के तहत अमेरिका यूक्रेन को इन शर्तों का स्वीकार करने के लिए मजबूर कर सकता है। ये स्पष्ट धमकी के साथ, या तो आप रूस के सारे शर्तों को स्वीकार करें या मैं सारा समर्थन हटा लूंगा और रूस आपके पास आ जाएगा। हालांकि यूक्रेन के लिए यह सहन करना मुश्किल होगा कि वो रूस के सैनिकों को कीव में परेड करते हुए देखे या यूक्रेन के नए क्षेत्रों पर कब्जा करते देखे और इस तरह से हम फिर से वही पहले वाली स्थिति पर लौट आएंगे जिससे संघर्ष लंबा खींच सकता है और ट्रंप को यूक्रेन के लिए सैन्य समर्थन बनाए रखना पड़ सकता है। ऐसा जोखिम उठाते हुए कि रूस की आक्रामकता उनके राजनीतिक हितों को कमजोर कर सकती है और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान भी पहुंचा सकती है। सच्चाई यह है कि ट्रंप का सत्ता में आना यूक्रेन को एक अत्यधिक कमजोर स्थिति में छोड़ता है और यह चिंताजनक है क्योंकि अगर रूस को उसकी शर्तों पर विजय मिलती है तो ये दुनिया के आधे हिस्से के शासकों को भी पुतिन के कदमों का पालन करने के लिए एक स्पष्ट प्रोत्साहन हो सकता है।
इसे टालने का एकमात्र तरीका यह है कि कोई ऐसा समझौता किया जाए जिसमें रूस के लिए कोई गिफ्ट ना हो। लेकिन क्या ट्रंप ये कर पाएंगे? क्या 24 घंटे का समय दरअसल एक आत्मसमर्पण का नोटिस है? ज़ेलेंस्की की योजना अमेरिका की इच्छा शक्ति को खरीदने की कोशिश कर रही है। ये योजना ट्रंप टीम के स्पष्ट विचारों से टकराती है, जो कि ईमानदारी से कहे तो हमें बहुत आशावादी नहीं बनाती। लेकिन ये कहने के बाद अब सवाल आपके सामने है कि क्या ज़ेलेंस्की ट्रंप को मनाने में सफल होंगे या ट्रंप यूक्रेन को उनके हाल पे छोड़ देंगे? क्या ट्रंप प्रशासन एक ऐसा शांति समझौता हासिल करेगी जो यूक्रेन और रशिया दोनों को मान्य हो? हमें अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और ग्लोबल बुल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।